पिछले एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग अब तक एक साथ जंप करके चंक ऑफ गेन और लॉस दिखा देते थे, और वो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस ओल्ड पार्टनर्स शेयर कर लेते थे, वो रिवैल्यूएशन करते थे, बराबर है। अब समटाइम्स द पार्टनर में वांट दैट कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पे ना दिखाए, एग्जिस्टिंग वैल्यूज पर ही दिखाए, और ऐसा हो सकता है डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। ना पॉलिसीज हमने लर्न किया हुआ है, व्हाट आर पॉलिसीज। पॉलिसीज का मतलब होता है कि आपका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में, अकाउंट्स प्रेजेंट करने में, फाइनल अकाउंट्स बनाने में, विद स्टेइंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंसेप्ट, स्टेइंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर रह के आप अपने रूल्स बना रहे हो, उसको बोलते हैं पॉलिसी। इसमें से 2-3 पॉलिसीज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एक तो हमने देखा हुआ है फीफो और लीफो, स्टॉक वैल्यूएशन की पॉलिसी बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है। ये हो सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी उसकी। AS2 के हिसाब से ही करेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV करेगा, लेकिन उसके अंदर उसको चाहिए वो हिसाब से स्टॉक वैल्यू कर सकता है। फीफो लीफो वेटेड एवरेज, जनरली फीफो एंड वेटेड एवरेज, इन इंडिया इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी वही फॉलो करता है। तो ये हो गया पॉलिसी। वैसे ही आप डेप्रिसिएशन का पॉलिसी आपने लर्न किया, FI मेथड करो या RBM मेथड करो, डेप्री चार्ज करना है, लेकिन मेथड आपके ऊपर छोड़ दिया है। वैसे ही आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉलिसी रहता है, जैसे हमने स्टॉक में देखा था कि सेल्स एंड परचेज रिकॉर्डेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनवॉइस बेसिस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल डिलीवरी बेसिस। तो दैट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस जो उसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी यूज करे। वैसे ही एक और पॉलिसी होती है कंपनी की, जो आप लर्न करोगे, थियरी अपना बाकी है, विल डू दैट पॉलिसी इज रिगार्डिंग योर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को आप मल्टीपल तरीके से वैल्यू कर सकते हो। हम लोग जो पॉलिसी जनरली फॉलो करते हैं, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में जो मैक्सिमम फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड भी वही ट्रीटमेंट देने को बोलते हैं, वो होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एसेट को आप लोग जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो वैल्यू पे आपके एसेट आए हैं वो वैल्यू पे ही दिखाने हैं। अगर कोई डेप्रिसिएशन हो रहा है तो डेप्रिशिएट कर देगा, बट उसको फ्लक्चुएट मत करो डिपेंडिंग ऑन कंटिन्यूअस चेंज इन द मार्केट वैल्यू, डोंट फ्लक्चुएट इट। तो ये हुआ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और जनरली 99% ऑफ द बिजनेस जो भी होते हैं इंडिया में वो फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स को, उनको यही वैल्यू पे दिखाना पड़ता है एसेट्स को, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, बाकी आप इंटरनल पॉलिसी आप इसको थोड़ा स्लाइटली चेंज कर सकते हो अगर आपका बेटर प्रेजेंटेशन दिखे अकाउंट। पॉलिसी बताया 3 रीजन से चेंज होता है, स्टैंडर्ड, लॉ या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट। तो रेयरली कोई बिजनेस चेंज करता है, कर सकते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी बिजनेस गो फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑन दिस फिक्स्ड एसेट्स, अदर वैल्यूएशंस भी पॉसिबल है। अदर टाइप्स क्या है वो अदर टाइप्स? एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमने देखा, एक होता है मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू चल रहा है आप वो बेसिस पे एसेट को रिकॉर्ड कर, ओके, दैट इज अनदर वैल्यू। ऐसा वैल्यूएशन तब अप्लाई कर सकते हो जब आपकी मार्केट वैल्यू बहुत रेयरली चेंज हो रही है, मोर और लेस इट इज कांस्टेंट। तो फिर आपको कभी कभार अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जैसे बताया था, ग्रेजुअली वी आर फॉलोइंग दैट, वी आर टेकिंग दैट इनटू अकाउंट। तो ग्रेजुअली वी आर फॉलोइंग दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कि अगर कुछ चेंज हो रहा है, अपवर्ड रिवैल्यू, डाउनवर्ड रिवैल्यू हम कर सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू का वैल्यूएशन हो गया। तो एसेट की कॉस्ट थी, समझो आपकी मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, अब 1 लाख पे ही दिखा रहे हो, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखा रहे हो, वो हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब मशीन की वैल्यू बढ़ के हो गई है 1,50,000 और आपने 1,50,000 पे कोट किया, तो वो आपका हुआ मार्केट वैल्यू मेथड। ओके, ऐसा एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं, उस एसेट से फ्यूचर कैश फ्लोज जितने आने वाले हैं उसको डिस्काउंट कर देते हैं, और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आज कितना इन्वेस्ट करूं सो दैट इतना कैश फ्लो जो एसेट कमा के दे रहा है उतना कैश फ्लोज मुझे मिलेगा इन द नॉर्मल बिजनेस। तो उस मेथड के हिसाब से आप वैल्यू करते हो एसेट। ये सब मेथड हम लोग डिटेल में देखेंगे वैल्यूएशन के वक्त। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूएशन मेथड बिजनेस फॉलो कर सकता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट। आपका होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, होता है मार्केट वैल्यू मेथड, होता है आपका फेयर वैल्यू मेथड, होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू मेथड, होता है। ये सब मेथड होते हैं आपके वैल्यूएशन ऑफ एसेट। लोग लर्न करेंगे इन डिटेल जब हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट देखेंगे। स्मॉल कंसेप्ट, थियोरेटिकल कंसेप्ट। यहाँ पे जानने वाला चीज क्या इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पार्टनरशिप बिजनेस की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है
विथ रिस्पेक्ट टू एसेट्स कि एसेट्स को हमें चेंज नहीं करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना है। जब हम सेल करेंगे और जब हम रियलाइज करेंगे तब वो प्रॉफिट लॉस या लाइबिलिटी जब पे ऑफ करेंगे, सेम इज फॉर लाइबिलिटीज। हाँ, जैसे एसेट्स के मल्टीपल वैल्यूएशंस पे आप एसेट्स दिखा सकते हो अपनी पॉलिसी के हिसाब से, ऐसे अभी मैंने बताया ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मेथड या फिर आपका फेयर वैल्यू मेथड, सेम मेथड से आप लाइबिलिटीज को भी वैल्यू कर सकते हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो वैल्यू पे लाइबिलिटी आई है वही वैल्यू पे लाइबिलिटी दिखा रहे हो आप। मार्केट वैल्यू मतलब इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट लाइबिलिटी इज फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग, वो आपको पता चलेगा लोन्स में आता है ऐसा, जब प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो गया, आपका फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यू कैन चेंज दैट लाइबिलिटी एंड यू कैन कन्वर्ट इट। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में कम पे करना आएगा या ज्यादा पे करना आएगा, तो आप फ्लक्चुएट करके दिखा सकते हो वो लाइबिलिटी। दैट्स कॉल्ड वैल्यूएशन एट मार्केट वैल्यू। फिर आपका होता है फेयर वैल्यू, वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सेम 4 मेथड से आप लाइबिलिटी भी वैल्यू कर सकते हो। तो ये कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है एसेट और लाइबिलिटी में, ये बिजनेस डिसाइड करता है। दैट इज द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया दे आर फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हम लोग अभी 11th-12th में लर्न करके आए हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो वैल्यू पे एसेट है वही वैल्यू पे दिखाओ, ज्यादा छेड़खानी मत करो। जो वैल्यू पे लायबिलिटी अक्वायर की है, लोन अक्वायर किया है, क्रेडिटर्स आपके लॉन्ग टर्म है कुछ या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसको वही वैल्यू पे दिखाओ, छेड़खानी। ग्लोबली ये कंसेप्ट ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपके मार्केट वैल्यू है या फेयर वैल्यू है, तो ये ग्लोबल कंसेप्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाले फॉलो करते हैं। तो इंडिया अभी थोड़ा थोड़ा मर्ज हो रहा है उन स्टैंडर्ड्स के साथ, तो दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्लूडिंग दोज वैल्यूएशंस आल्सो। ओके, बट फिलहाल काफी सारे बिजनेस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं इंडिया। तो ये एक पॉलिसी हो रही है बिजनेस की जिस पे आपको एसेट्स को मेंटेन करना है। तो वन ऑफ दोज वैल्यूएशन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस करते हैं। तो वो आपका यहाँ पे पार्टनरशिप में इफेक्ट कर सकता है आपके रिवैल्यूएशन पार्ट। कैसे इफेक्ट करेगा, लेट्स लर्न दैट। अब जब आप रीवैल्यू करते हो ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तब आप क्या कर रहे हो, आप वैल्यू ऑफ एसेट को सीधा जंप करके चेंज कर रहे हो, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे लेके आ रहे हो। तो सम बिजनेसेस हु आर अडॉप्टिंग दिस मार्केट वैल्यू थिंग और हु आर फ्लेक्सिबल विद दिस वैल्यूएशन कैन जंप टू दैट मार्केट वैल्यू पे कर दे। बट सम बिजनेसेस हु आर थोड़े स्ट्रिक्ट कि उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रखना है, उसके अपने एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे जो खरीदो आप उसी पे वैल्यू पे रखना है, तो वो चेंज ना करे। तो पार्टनर्स में डिसाइड कि आपको एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, हिस्टोरिकल बेसिस पे ही रखना है। ओके, जो वैल्यूज दिख रहे हैं बैलेंस शीट में वैसे ही रखना, लेकिन उसका जो रीवैल्यूएशन का कंपोनेंट है वो आप पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट करवा दो। वो कैसे करोगे, देखते हैं हम लोग। पहले ये पार्ट समझ में आया सबको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशंस क्या होते हैं एसेट्स के। डिटेल में हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे, बट वो वैल्यूएशन का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है। बुक्स में जो आप वैल्यू दिखा रहे हो एसेट और लायबिलिटी, ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हिस्टोरिकल बेसिस पे रखनी है, कॉस्ट बेसिस पे रखनी है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे रखनी है, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे रखनी है, फेयर वैल्यू के बेसिस पे रखनी है। ओके, ये आप डिसाइड कर सकते हो, ये पॉलिसी होती है। तो अगर बिजनेस की पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, जैसे हमने अभी तक 11th-12th के सम्स में किया था, अभी भी कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू में चेंज कर दो तो कर देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वैल्यू दिखा देगा, रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। बट अगर बिजनेस की पॉलिसी के भैया नहीं, हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा, हमें चेंज नहीं करनी है बिजनेस में, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी, ओरिजिनल वैल्यू दिखा, तो फिर कैसे हम लोग वो रीवैल्यूएशन का पार्ट एडजस्ट करें। तो फिर कैसे हम लोग वो रीवैल्यूएशन का पार्ट एडजस्ट करें, वो हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक पॉलिसी का बात समझ में आया, डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, डिफरेंट, सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू लायबिलिटीज आल्सो। और ये भी ज्यादातर कंपनीज में ज्यादा लागू होता है। एज आई टोल्ड यू, स्टैंडर्ड्स आर कंपलसरी फॉर कंपनीज, नॉट फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में ये फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है, इसलिए आपको मेजॉरिटी सम्स रीवैल्यूएशन के आते हैं, जहाँ पे आप चेंज करके मार्केट वैल्यू में दिखा देते हो, कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है, और कोई शूट बिजनेस है जिसको नहीं करना है तो क्या करें भैया, तो हम लोग करते हैं यही एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और कब ओपन होता है। दिस इज योर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन।
दिखेगा नॉर्मल लेजर अकाउंट के जैसा, लेकिन इसमें कोई आपका प्रॉपर बुक अकाउंट नहीं है जिसमें आपकी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रही है. दिस इज जस्ट अ टेम्पररी. याद है हमने मेमोरेंडम बुक्स ओपन किया था इन केस ऑफ सेल और रिटर्न, टेम्पररी बुक्स, रफ बुक्स के जैसे. तो वैसे ये रफ अकाउंट के जैसा है. आपको अल्टीमेटली पता चलेगा इस अकाउंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बुक्स को. आपकी जो एक्चुअल एंट्री होगी ना वो पार्टनर के कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाएगी. पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही आपकी एक्चुअल एंट्री एडजस्ट हो जाएगी. तो ये खाली एक सपोर्टिव अकाउंट है, रफ के जैसा बनेगा और फिर गायब हो जाएगा. पहली चीज, ये मेमोरेंडम रिवैल होता क्या और कब बनाना है? ये तब बनाना है जब पार्टनर थोड़े श्रूड है विद द रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन. उनको चाहिए कि उनके बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज ना हो, ओरिजिनल वैल्यू पे दिख जाए. ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, सेम कॉस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, तभी हम लोग ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम लोग मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन करते हैं. तो हमें बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज नहीं करनी है, सेम वैल्यूज पे. अब बनेगा कैसे और क्या ट्रीटमेंट देगा? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक रीवैल्यूएशन अकाउंट बट ऑफ टेम्पररी नेचर. टेम्पररी नेचर का बनता है. ठीक है, अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. पहले मैं आपको एक एसेट के एग्जांपल से समझाता हूं. अगर आपको एक एसेट का एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको मल्टीपल एसेट और मल्टीपल लायबिलिटी का एग्जांपल ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा. तो लेट अस अज्यूम कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है. देयर आर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए एंड बी. A and B are existing partners, and let us say they are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. And C is admitted with 1/6 share, which is given in the old ratio by A and B. So your new ratio between A, B, and C is 3:2:1. Okay. और नया पार्टनर आने से पहले आपको पता चला कि आपके बुक्स में एक लैंड एंड बिल्डिंग था जिसकी वैल्यू 10,000 थी. अब उसकी वैल्यू हो गई है 16,000. प्रेजेंट वैल्यू इज 16,000. लेकिन आप अपने कंसेप्ट पे अड़े हो, आपको अपना वैल्यू ऑफ एसेट 10 ही दिखाना. आप बोलोगे जब बेचूंगा तब 16 आने ही वाला है प्रॉफिट, तब मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा. ठीक है, लेकिन जो गेन लॉस है वो क्या करेंगे पार्टनर? अभी 10 का एसेट 10 पे ही रखेंगे, 16 नहीं बनाएंगे. नए पार्टनर को भी पता है इसकी वैल्यू अराउंड 16 होने वाली है. हम पुराने वाले को भी पता है कि बेचोगे तो 16 आने वाला है, लेकिन बुक्स में 16 नहीं दिखाए, बुक्स में 10 ही दिखाए. हिस्टोरिकल कॉस्ट है, बेचोगे तब रियलाइज होगा, तब रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा दिखा रहे हो आप. तो यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आप सर ये वाला वापस समझाओ ना. ये बुक वैल्यू, ये वाला हाँ. पार्ट, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 10,000. बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 10,000. आपका बैलेंस शीट में 10,000. नया पार्टनर के आने से पहले आपको रियलाइज हो गया है, पता चल गया है कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज गोइंग टू बी 16 और 16 से कम नहीं होगा, 16,000 ही है. अब अभी 16 कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट अभी दिखा दो. बेचने जाओगे तो 16 मिलेगा या ऐसी सिचुएशन. तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन हम लोग कर देते हैं ना, 16 बना देते हैं, गेन लॉस रिकॉर्ड कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड. बट नाउ द पार्टनर्स आर कीन to show the old values only in the books. They don't want to revalue. Cost concept थोड़ा strictly follow हो रहा है, वो पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, 10,000 पे ही दिखाना है. वो लोग बोल रहे हैं कि पता है 16 है, सबको पता है, बेचेंगे 16,000 का प्रॉफिट होगा ही. जब होगा तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देख ले. ठीक है, अब क्या हुआ कि बुक में सपोज उन्होंने 10 बता दी वैल्यू, 6 से अपवर्ड रिवैल्यू नहीं किया, और जब उन्होंने फ्यूचर में बेचा down the line after a year, if they are selling this land, so obviously they will fetch 16,000. Agree? 10 का 16 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कितने का? 6,000. So 10 फ्यूचर में आप बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 16 का. तो आपका 6 का 10 का 16 में बेचोगे 6 का प्रॉफिट होगा. और ये आप एक साल बाद बेचोगे सपोज, तो ये प्रॉफिट तीनों में डिवाइड होगा, ए, बी एंड सी. फ्यूचर का प्रॉफिट्स है तो सब प्रॉफिट सब पार्टनर ऐसे ही शेयर करेंगे, 3,000, 2,000, 1,000. लेकिन इसमें प्रॉब्लम एरिया क्या है? प्रॉब्लम एरिया ये है, was C entitled to this share of profit?
C wasn't entitled to this share because C तो बाद में आया था, रिवैल्यूएशन का गेन पहले का है, तो देखा जाए तो इस 6000 का बंटवारा बिटवीन A एंड B ही होना चाहिए in the ratio of 3:2 which is I think 3600 and 2400 ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अभी ये तो भारी पड़ गया पॉलिसी पार्टनर्स को ही। तो इन सिचुएशन में क्या करेंगे पार्टनर, अपनी पॉलिसी को भी मेंटेन करेंगे और ये प्रॉफिट को भी अपने को मिल जाए वो प्रॉफिट, ऐसा अरेंजमेंट करके रखते। कैसे करें दिस, दे विल डू विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करेंगे देखो, आपको ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, आपने एसेट को अपवर्ड वैल्यू नहीं किया, आपने कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो किया और 10,000 पे रखा। एक साल बाद वो एसेट 16 में ही बिकने वाला है क्योंकि उसकी वैल्यू 16 है। एक साल 2 साल जब भी बेचो तब 16 में ही बिकेगा, तो आपका प्रॉफिट होने वाला है 6,000 रुपीज। अग्री? वो 6,000 तीनों में बढ़ जाएगा क्योंकि ऑल द 3 पार्टनर्स आर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर बैलेंस शीट में 10 ही दिखेगा, बैलेंस शीट में 10 ही दिखेगा 2 साल तक, क्योंकि वो लोग चेंज नहीं तो कर रहे हैं। सर फिर फर्स्ट और सेकंड पार्टनर को अनफेयर लगेगा ना, क्योंकि Unfair थर्ड लगेगा। को भी देना पड़ेगा। थर्ड को भी देना पड़ेगा, दैट्स अनफेयर फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। एग्जैक्टली, दैट इज अनफेयर ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये अनफेयर सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए और एसेट भी अपना 10 पे दिखना चाहिए। इसके लिए ओल्ड पार्टनर एक तरीका ढूंढते हैं, दैट्स कॉल्ड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। बोलो क्या करेंगे, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सिंगल एसेट, द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज। एक 10 का 16 हुआ है, ठीक है, लेकिन 10 ही दिखाना है बैलेंस शीट में आपको। तो आप क्या करोगे, एक रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मेमोरेंडम ओपन करोगे और उसमें लिख दोगे बाय लैंड, जैसे आप नॉर्मली लिखते हो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 6,000। ये आपका नॉर्मल रिवैल क्रेडिट हो गया, गेन हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप इस गेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू ओल्ड पार्टनर, जैसे आप नॉर्मली करते हो नॉर्मल रिवैल्यूएशन में। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी गोइंग टू A and B in the old ratio obviously, which is 3,600 and 2,400, total profit 6,000। आपने नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और ओल्ड पार्टनर को ये गेन ट्रांसफर कर दिया, ओके। फिर आप एक सेकेंड हाफ बनाते हो मेमोरेंडम रिवैल का, उसी के नीचे उसमें आप पूरा ऑपोजिट एंट्री करोगे। तो मतलब इधर बाय लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने किया है तो कुछ दिमाग नहीं यूज करना है, सीधा टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड। ऊपर वाला पार्ट इज एग्जैक्टली नॉर्मल रिवैल्यूएशन के जैसा, ऊपर वाला पार्ट इज एग्जैक्ट नॉर्मल रिवैल्यूएशन के जैसा, जहां पे आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा था, 6,000 से बढ़ा था ना आपका वैल्यू, तो आपने 6,000 कर दिया, गेन कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को। नीचे वाला रिवैल्यूएशन विल बी एग्जैक्टली अ मिरर इमेज, ओके, ऑपोजिट। मतलब अगर एसेट ऊपर क्रेडिट हुआ है तो नीचे डेबिट कर दो, एसेट ऊपर डेबिट हुआ है तो नीचे क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी ऊपर क्रेडिट हुए तो नीचे डेबिट कर दो, ऊपर डेबिट हुए तो नीचे क्रेडिट कर दो, ऑपोजिट कर दो पूरा। तो यहाँ पे मैं वही चीज ऐसे दिखा दूंगा एज अ लॉस ऑफ 6,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाया और लैंड एंड बिल्डिंग घटाया, लैंड एंड बिल्डिंग बैक टू जीरो, लैंड एंड बिल्डिंग बैक टू जीरो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लॉस है ये 2 पार्टनर में डिवाइड नहीं करूंगा, ये मैं 3 पार्टनर में करूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, I will divide this loss between A, B and C, all the 3 partners, okay, in the new ratio. What I will do it? I will do it in the new ratio. I will do it in the new ratio. Now, this loss is same 6,000, and what is my new ratio? So that is 3,000, 2,000 and 1,000. 3,000, 2,000 and 1,000 का लॉस दिखा दूंगा। अब क्या होगा, अब ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये बढ़ा भी और कम भी हो गया। आर यू एबल टू सी दैट? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा घटा, तो आई थिंक लैंड एंड बिल्डिंग इज एट सेम वैल्यू, it is untouched at 10,000 in the balance sheet. What has happened to the capital? Can I say A and B have got a credit of 3,600 and 2,400 due to the profit, and over here A, B and C have got a debit due to the loss of 3, 2 and 1. Agree? So land and building तो चलो same है, old book value पे no tension, it is same at 10. Okay, on the capital, what happened in capital? Capital में कुछ ऐसा हुआ, A, B and C, they got a credit, A and B got a credit of 3,600 and 2,400 because of this gain, because of this profit. Can you all see that? Okay. Whereas here on the bottom side, bottom half, A, B and C got a debit. So they bore a loss of 3,000, 2,000 and 1,000.
यहां तक समझ में आ रहा है? If you see the net effect now, if you see the net effect, what is happening in the net effect? Net effect में A is getting a credit of 3,600 and a debit of 3,000. So can I say is getting a net credit of 600? Agree? So A got a net credit of 600. B is getting a credit of 2,400 and a debit of 2,000. So B got a net credit of 400. And what about C? C got a debit of 1,000 only. क्या हुआ चक्कर समझ में आया? यहां तक जो हो रहा है वो देखो, अपना पूरा पिक्चर दिमाग में आएगा, बैठेगा आपका। पहला पार्ट मैंने क्या किया, लैंड एंड बिलिंग, जो भी गेन था रिकॉर्ड किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर को। फिर दूसरे पार्ट में मैंने एग्जैक्ट ऑपोजिट किया, वही लॉस डिवाइड किया 2 में नहीं 3 में, विद ऑल द 3 पार्ट। तो क्या हुआ, गेन 2 को गया लेकिन लॉस 3 को गया। क्यों 3 को लॉस दिया? क्यों 3 को दिया बताता हूं, उसका रीजन रहस्य खुलने वाला है, ध्यान दीजिए। ओके, तो 2 को गेन गया और 3 को लॉस गया। यहां तक ये समझ में आया? तो 2 को गेन गया और 3 को लॉस गया, तो नेट नेट ये हुआ, C को लॉस गया और 2 को गेन हो गया। अब क्या किया पार्टनर्स ने? पार्टनर्स बहुत शाणे हैं। पार्टनर्स ने अपना बुक वैल्यू चेंज नहीं किया, अपना बैलेंस शीट में बिल्डिंग 10,000 ही दिखाया ओल्ड पार्टनर्स ने, और उन्होंने ये एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास कर दी? C कैपिटल डेबिट टू A कैप टू B कैप। ये एंट्री वो लोग ने अभी पास कर दी, 1,000, 600, 400, ये एंट्री अभी पास कर दी। इससे हुआ क्या, C का कैपिटल घट गया और A और B को क्रेडिट 6 और 400 की अभी के अभी एट प्रेजेंट। अब इससे आपको यहां पे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में जब आप बिल्डिंग बेचोगे, तब बताया था मैंने आपको, जब आप फ्यूचर में बिल्डिंग बेचोगे तब आपको 6,000 का प्रॉफिट होगा। कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, फ्यूचर में जब आप बिल्डिंग बेचोगे तब आपको 6,000 का नफा होगा, होगा कि नहीं होगा? और फ्यूचर में ये नफा किस में बटेगा? A, B, C तीनों में बटेगा, तीनों में बटेगा। तो A को मलाई मिल गई बैठे बैठे 1,000 रुपए की, सॉरी C को मलाई मिल गई बैठे बैठे 1,000 रुपए की। क्या वो 1,000 उसके हक का प्रॉफिट था? क्या उसको मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था। फिर भी मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि आपने तो 10 पे ही रिकॉर्ड करके रखा है, 6 का प्रॉफिट तीनों में बटेगा। तो इसी रीजन से ये मलाई जो उसको फ्यूचर में मिलने वाली है ना, ये अभी हड़प ली हमने। ये C को डेबिट करके अभी पैसा वसूल लिया हमने, ये दिख रहा है आपको? C को पहले ही 1,000 रुपया डेबिट कर दिया, और वो पैसा किसको मिलना चाहिए था? 1,000 रुपया ये C को मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन मिलना किसको चाहिए था? AB को मिलना चाहिए था। इन विच रेशियो? 3:2. 3:2। द सैक्रिफाइस OR माइनस NR, द डिफरेंस ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस में ही आएगा वो उनको। सो दैट इज 3:2 में मिला है, मतलब इसको 600 और इसको 400 मिलना चाहिए था, जो फ्यूचर में नहीं मिलेगा। फ्यूचर में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में मिल गया। प्रेजेंट में कैसे मिल गया? ऐसे मिल गया। उस C को हमने अभी डेबिट कर दिया और A और B को अभी क्रेडिट कर दिया। सैक्रिफाइस नहीं, ओल्ड रेशियो में आना चाहिए ना? ओल्ड रेशियो में ना पुराना गेन होना चाहिए, 3,600 और 2,400 का, और नए में भी उनको कुछ तो मिल रहा है ना, ये नए में उसको 3 और 2 तो मिल रहा है ना। दिस इज न्यू रेशियो। तो ये जो डिफरेंस होगा ना, ऑटोमेटिकली SR में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सब में OR इज इक्वल टू SR। ये तो गुडविल के जैसा ही हुआ ना? गुडविल के जैसा ही हुआ, रिलेटिव कॉन्सेप्ट टू गुडविल, गुडविल के जैसा ही है, गुडविल के लाइंस पर ही है। जो फ्यूचर में मिलने वाला था फायदा, वो उसने एडवांस में दे दिया। गुडविल इज आल्सो एन एसेट ओनली ना। दिस इज व्हाट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। सर पर फ्यूचर में जो भी ऐसे सेल वैल्यू होगा, वो एक ही ऐसे जो भी ऐसे क्रेडिट करके हमने ऐसे प्रॉफिट वगैरह जो भी एडजस्ट पहले कर दिया तो चलता है। हाँ, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसका हमने पहले ही एडजस्टमेंट दिखा दिया। फ्यूचर में जो 6,000 का प्रॉफिट होने वाला है उसमें A को मिलेगा 1,000 रुपया, तो हमने क्या किया? C से अभी हड़प लिया, जो हम गुडविल में करते थे ना, सेम चीज है, इट्स ऑन द सेम लाइन। सर बट कंजर्वेटिज्म नहीं हुआ ना? कंजर्वेटिज्म कैसे हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, वही मतलब वही बोल रहा समझा है, नहीं कैसा है? पहले ही प्रॉफिट बता दिया ना। हाउ डू यू अप्लाई प्रूडेंस इन दिस? देखो इसमें प्रूडेंस कैसा है, आपको पता है कि वैल्यू 16, आप रीवैल्यू करते हो ना, याद है आपको? रीजनेबली कंजर्वेटिज्म। Sir, but if you consider like dynamics of the market, then the value keeps on changing every day, ना? हाँ, तो वो
इसीलिए आपको तभी रिवैल्यू करना है जब आप डैम श्योर हो कि इसके नीचे वैल्यू नहीं जाएगी। डेप्री में भी आपको बताया था ना, अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन घड़ी घड़ी नहीं करना है आपको। आप अगर डैम श्योर हो कि 16 के नीचे ये वैल्यू नहीं आने वाली है तो आप 16 वैल्यू करोगे। अगर आपको लगता है कि ये 15 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तो आप करोगे ही नहीं, यू वोंट रिवैल्यू दैट। And for example, if it is 16 today and when the partnership is dissolved या for any reason asset is sold, कुछ भी हो सकता है, हाँ and then it is 8, तो how do you record the loss there? हाँ, तो आपको वापस वो लॉस जो भी है वापस ओल्ड पार्टनर को ही बिलोंग करेगा। फिर यू हैव टू टेक दैट डिफरेंस अमाउंट। मतलब समझो आपने सोचा था यहाँ पे कि 6000 का प्रॉफिट होगा, 6000 का शेयर आपने हड़प के रख लिया है। अब आपको समझो प्रॉफिट हुआ 8000 का, सपोज आपको 8000 का प्रॉफिट हुआ, 2000 एक्स्ट्रा हुआ, तो वो 2000 का जो शेयर है वो भी न्यू पार्टनर को नहीं दोगे, वो तभी हड़प लेंगे, तभी ओल्ड पार्टनर ले लेंगे न्यू पार्टनर। वापस आप न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर पास कर दोगे दैट टाइम एट द टाइम ऑफ सेल इफ इट चेंजेस। या अगर कम हो गया तो उतना न्यू पार्टनर को कॉम्पेंसेट कर देंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू न्यू पार्टनर, बट दैट विल हैपन एट द टाइम ऑफ सेल व्हेन दे आर डूइंग दैट, व्हेन दे आर एक्चुअली सेलिंग दैट एसेट, इफ देयर इज अ चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द सेल वैल्यू। गॉट इट? होगा तो वही कि पुराना गेन पुराना लॉस पुराने पार्टनर को ही जाएगा, लेकिन फिलहाल क्या कर रहे हो आप? फिलहाल आप वैल्यू ऑफ एसेट चेंज नहीं कर रहे हो, वैल्यू ऑफ एसेट वैसे ही दिखा रहे हो। इसलिए फिलहाल जो एक्सपेक्टेड गेन है आपका 6000, उसमें वो न्यू पार्टनर का शेयर अभी ही आप ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो रहा है। फ्यूचर में अगर आपका फ्लक्चुएट हो गया गेन लॉस, तो वो जो भी चेंज हो रहा है ना आपका एस्टिमेट और एक्चुअल, वो एक्चुअल और एस्टिमेट का चेंज वापस, अगर न्यू पार्टनर का सपोज एक्स्ट्रा गेन हो रहा है तो वापस हड़प लोगे न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, और न्यू पार्टनर का लॉस हो रहा है तो आप ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर पास दैट एंट्री। गॉट इट? ऐसा करना है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग क्या है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का बेसिक, तो मेमोरेंडम का मतलब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना आपको शुरू में, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पूरा हट जाएगा इक्वेशन से। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पूरा इक्वेशन से हट गया। इसमें क्या हुआ? खाली गेन और लॉस ट्रांसफर हुआ है। ऊपर का गेन 2 पार्टनर में, नीचे का लॉस 3 पार्टनर में। तो नेट नेट पूरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का ये इफेक्ट है। पूरा का पूरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट ये है। एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट मिल गया नेट इफ इट इज अ गेन, और न्यू पार्टनर को डेबिट मिल गया। आप एक और एग्जांपल लो, लॉस का एग्जांपल लेते हैं अभी। लॉस का एग्जांपल विथ मेमोरेंडम रिवैल्यू तो और बैठ जाएगा दिमाग में। आपका फर्नीचर है बुक्स में जिसकी वैल्यू से 20,000, आपका फर्नीचर है बुक में 20,000, ओके। अभी वो 20,000 आपको लगता है कि वैल्यू अभी 12,000 हो गई, 8,000 का लॉस है, तो आप क्या करोगे? लेकिन आपको फर्नीचर तो कॉस्ट पे ही दिखाना है क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुआ है। अभी सेल नहीं हुआ, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट ही फॉलो कर रहे हो, सेल नहीं हुआ है तो यही फॉलो कर रहे हो, 20 पे दिखाना है आपको। लेकिन अभी वैल्यू हो गई है 12, तो आप क्या करोगे? ये लॉस रिकॉर्ड कर दोगे इधर, टू फर्नीचर 8,000 का लॉस। फर्नीचर को कम नहीं करना है, मेमोरेंडम रिवाइल में दिखा दोगे 8,000। फिर क्या करोगे? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है अपने? ए एंड बी। लेट्स टेक अ न्यू रेशियो दिस टाइम। लेट्स अज्यूम द रेशियो इज say 5:3. Old ratio, let us assume it is to be 5:3, and तुम्हारा न्यू रेशियो समझो हम लोग लेते हैं तो we let us take it as 3:2:2 ऐसा करते हैं हम लोग, 3:3:2 कर लेते हैं। 3:3:2 is our new ratio समझो, ओके, एंड 5:3 is our old ratio। तो अब क्या सिचुएशन हो गई आपकी? ए और बी में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा आपका 8,000, दैट इज 5,000 एंड 3,000, एंड देन वही आप टू फर्नीचर का यहाँ पे दिखा दोगे बाय फर्नीचर। ये ऑपोजिट एंट्री कर ही दोगे क्योंकि फर्नीचर वापस सेम वैल्यू पे दिखाना है 8,000, लेकिन ये लॉस जाएगा, सॉरी ये गेन जाएगा तीनों पार्टनर को, 2A 2B 2C, okay, in which ratio? In the new ratio. What is our new ratio? 3:3:2, that is 3,000 3,000 2,000।
तो अब क्या हुआ, लॉस 2 को गया, गेन 3 को गया, तो अल्टीमेटली लॉस 2 का हुआ. तो कैन आई से A got a debit of 5 and B got a debit of 5, B got a debit of 3 and gain 3 को गया, मतलब A got a credit of 3, B got a credit of 3 and C got a credit of 2. Got it? ये लॉस का एग्जांपल है, समझ में आया आपको? ओरिजिनल लॉस 2 को गया और गेन 3 को गया. अभी क्या होगा नेट इफेक्ट, ए का डेबिट ज्यादा है तो ए विल गेट अ डेबिट ऑफ 2000 नेट, 5 minus 3. बी का सेम है, कैन यू सी दैट, बी का सेम है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, नो गेन नो लॉस. एंड सी गॉट अ क्रेडिट ऑफ 2, तो 2C कैपिटल, दैट इज 2000. सो अभी के अभी क्या करेगा, ए विल कॉम्पेंसेट सी, ए विल कॉम्पेंसेट सी. ए अपना कैपिटल घटा देगा और सी अपना कैपिटल बढ़ा देगा, सी का कैपिटल बढ़ जाए. ऐसा क्यों होगा, लेट्स लुक इनटू द फ्यूचर. 1 साल बाद अगर आपने फर्नीचर बेचा तो आपको लॉस होने वाला है 8000 का, डेफिनेटली होगा. और वो लॉस कैसे बटेगा, 3000, 3000 और 2000 में बटेगा बिटवीन ए, बी एंड सी, है कि नहीं? बट सी क्या बोलेगा, मैं इस लॉस का हकदार नहीं हूं, मैं इस फर्नीचर का तभी ओनर था जब इसकी वैल्यू, मैं आया तभी 12000 की वैल्यू थी, मैं क्यों भुगतूं ये लॉस, व्हाई शुड आई बेयर दैट लॉस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ए बोलेगा टेंशन मत ले, तेरे को मैंने ऑलरेडी कॉम्पेंसेट कर दिया 1 साल पहले ही बाय पासिंग दिस एंट्री, ए कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल. इसमें क्या हुआ, ए ने 2000 कम कर दिया अपना कैपिटल और सी का कैपिटल बढ़ चुका है 2000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली. तो फ्यूचर में जो झटका है वो जोर का झटका धीरे से भी नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं सी को, क्योंकि ऑलरेडी उसको कॉम्पेंसेशन मिल चुका है 2000. आर यू गेटिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड एट द सेम टाइम इन फ्यूचर भले ही ए 3000 शेयर कर रहा है लॉस और भले ही बी 3000 शेयर कर रहा है लॉस, बट एक्चुअल लॉस borne by A is how much? Actual loss borne by A is how much? 3 plus 2, 5. Why 3 plus 2, 5? Can you tell me why 3 plus 2, 5 is the actual loss borne by A? ओल्ड रेशियो में उसका शेयर उतना ही था. ओल्ड रेशियो में उसका शेयर 5000 था, लेकिन ये 3000 ही बेयर किया है ना उसने. जब बेचोगे तब 3000 बेयर करेगा, तो ये 2 एक्स्ट्रा कैसे बेयर किया? 2000 तो दे दिया सी को कॉम्पनसेट करेगा ना, 2000 पहले ही दे दिया, 2000 पहले ही दे दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड बी का क्या सिचुएशन है, बी को कोई फर्क पड़ा? नो इफेक्ट. नहीं, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, उसका तो कुछ गेन लॉस था नहीं. इसलिए आर्यन समझा, ये सैक्रिफाइस रेशियो में रहेगा, जो शेयरिंग है ना ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस रेशियो में रहेगा. 2000 1:0, यहाँ पे पूरा सैक्रिफाइस इन्हें किया था. सर या सर एक एग्जांपल दो ना और लॉस का. लॉस का एक और एग्जांपल, हाँ जस्ट अ सेकंड. लॉस में यही अपन रेशियो सेम रखें, चलेगा? हाँ रेशियो सेम रखते हैं. एक और लॉस ले लेते हैं, समझो अपना बिल्डिंग का लॉस ले लेते हैं. तो यहाँ पे एक और मैं, चलो 2 एसेट को साथ में मिला देता हूँ, फर्नीचर और बिल्डिंग. आपको मल्टीपल एसेट आएंगे, चलो एक ही रखते हैं, इजी पड़ेगा. फर्नीचर एंड बिल्डिंग रख देते हैं. सॉरी, नॉट फर्नीचर एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग ही रखते हैं, दो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर हो जाए. या 2 बिल्डिंग, तो अपना लॉस हो रहा है. बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स में दिखाई दे रही है 50,000, अपने को लगता है बिल्डिंग की वैल्यू इससे 34,000. बिल्डिंग की वैल्यू इज 34,000, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 बिल्डिंग 16,000 का लॉस. और ये कौन शेयर करेगा? पार्टनर. हमेशा फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल, द अपर पार्ट विल बी शेयर्ड बाय ऑल ओल्ड पार्टनर. वो नॉर्मल रिवैल के जैसा दिखेगा. upper part of reval upper part of memorandum reval will be exactly like revaluation, so that will be distributed to 2 partners, that is A and B. In which ratio? Old ratio, which is 5:3. so that will be 10,000 and 6,000. बराबर है. यही आपका नीचे ऑपोजिट हो जाएगा, 2 बिल्डिंग का हो जाएगा बाय बिल्डिंग. यही आप गेन दिखा दोगे. सेकेंड पार्ट इज मैकेनिकल, सेकेंड पार्ट में दिमाग ही नहीं लगाना आपको, जो डेबिट में वो क्रेडिट में.
जो क्रेडिट में वो डेबिट, ओके। और यहाँ पे ये गेन विल गो टू ऑल द 3 पार्टनर। ये याद रखना है कि जो गेन है वो तीनों में जाएगा, ऊपर का लॉस 2 को, ऊपर वाला पार्ट ओल्ड को, नीचे वाला पार्ट न्यू को। तो नीचे वाला पार्ट में 16,000 का गेन है, ये तीनों पार्टनर में बढ़ेगा 3:2, तो दैट शुड बी 4,000, 6,000, 6,000, ऐसा हो जाएगा। नेट नेट क्या हुआ? नेट नेट इधर से देख लो आप, ए का लॉस हुआ 10 का, ए का गेन हुआ 6 का, तो ए का नेट लॉस हुआ कि नहीं? ए का नेट लॉस हुआ, 4,000 का नेट लॉस हुआ, ए का 4,000 का कैपिटल डेबिट हुआ। बी का सेम है तो नो चेंज। सी का नेट नेट क्या हुआ? गेन हो गया, तो 2C कैप। ये एंट्री पार्टनर अभी के अभी कर देंगे। जैसे पार्टनर एडमिट होगा, जैसे न्यू पार्टनर एडमिट होगा, तभी के तभी हम लोग ये एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री? ए कैप टू सी कैप 4,000, ए कैप टू सी कैप 4,000, मतलब ए का लॉस हो गया और सी का गेन हो गया 4,000। अभी के अभी ए विल कॉम्पेंसेट सी, 4,000 खुद का कैपिटल कम कर देगा, सी का 4,000 बढ़ा देगा। मुफ्त में नहीं दे रहा है, फ्री में नहीं दे रहा है 4,000। फ्यूचर में 1 साल बाद बिल्डिंग एक्चुअली बेचोगे तो कितने में बिकेगे? क्योंकि अभी तो आपने बैलेंस शीट में 50 दिखाई है, अब फ्यूचर में आप बेचोगे तो कितने में बिकेगी ये बिल्डिंग? 34 में बिकेगी, क्योंकि आपका वैल्यू, मार्केट वैल्यू 34 चल रहा है। और जब ये फ्यूचर में 34 में बिकेगी तो आपको कितने का लॉस होने वाला है? 16,000 का लॉस होगा ना। तो ये 16,000 का लॉस फ्यूचर में कौन बांटेगा? बताओ मुझे, फ्यूचर में ये 16,000 का लॉस कौन बांटेगा? नॉर्मली फ्यूचर में 16,000 का लॉस तीनों ही बांटेंगे ना, ए बी सी। तो ए बी एंड सी कैसे, कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में ही जाएगा। तो दैट इज व्हाट? 6,000, 6,000 एंड 4,000, 6,000, 6,000 एंड 4,000। तब फ्यूचर में सी क्या बोलेगा कि मेरे को क्यों गले में ये आया लॉस? मैं जब एडमिट हुआ था तभी बिल्डिंग की वैल्यू 34 थी, आपने नहीं दिखाया, आपने 50 पे दिखाया पॉलिसी की वजह से, मैं क्यों भुगतूं? तो ए ने क्या बोलेगा? ए क्या बोलेगा सी को? तभी तेरे को भुगतने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे पहले ही ये 4,000 दे दिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली ए ने 4,000 दे दिया है ना सी को, तो अभी भले ही सी डेबिट हो वापस, सी को कोई एक्स्ट्रा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मुझे, इज देयर एनी एक्स्ट्रा लॉस? नो, पहले ही सी को गेन हो चुका था 4 का, और वही अभी लॉस होके कॉम्पेंसेट हो गया। तो सी इज नॉट अ पार्टी टू दिस ट्रांजैक्शन, वो आउट ऑफ द पिक्चर चला गया। एंड ए ने क्या किया था? ए ने पहले ही अपना खाता डेबिट कर दिया था यहाँ पे, तो ए ने एडमिशन के वक्त ही 4,000 का लॉस बेयर कर लिया था। तो अभी वापस वो 4 का बेयर नहीं करेगा, अभी वो कितना बेयर कर रहा है? 6, तो 6 और 4 कितना हुआ? 6 और 4 कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो 10,000 जो उसको बेयर करना था ना, ये रहा 10,000। नए में 6 और एग्जिस्टिंग में 4 उसने पहले ही बेयर कर लिया, तो 10,000 आइडियली वही बेयर करना चाहिए था ना, ओल्ड पार्टनर था तो वो ही हो गया 10,000 का बेयर लॉस। और बी जो था, बी ने एडमिशन के वक्त कुछ लॉस या गेन बेयर किया? बी ने कुछ नहीं। जब सेल हुआ तो बी के खाते कितना लॉस आएगा? 6,000 का लॉस आएगा ना, और 6,000 का ही आना चाहिए था आइडियली, अगर आप नॉर्मल रिवैल्यूएशन करते तो। समझ में आई बात? कुछ नहीं है, नॉर्मल रिवैल्यूएशन का ही पिक्चर क्रिएट हो रहा है, बट इन 2 पार्ट्स, क्योंकि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। आपको कैसे पता चलेगा कैसे करना है? तो क्वेश्चन में क्लियर कट दिया होगा, या तो दिया होगा प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यू अकाउंट, दिया होगा पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, या पार्टनर वांट टू कीप द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम एज बिफोर, ऐसा दिया है तो ये मेमोरेंडम बनाने का। बोलो। और क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एसेट आएगा कि मल्टीपल होंगे? मल्टीपल एसेट्स एंड लायबिलिटी, सबका एंड लॉजिक, लायबिलिटीज भी सबका लॉजिक सेम है। जो लॉजिक आप एक एसेट पे करो वही मल्टीपल एसेट पे दिखा दो, जो वही लॉजिक लायबिलिटी पे। अभी क्रेडिटर है, क्रेडिटर समझो आपको बोल रहा है कि 20,000 की जगह मुझे 15,000 दो, तो 5 का गेन हो रहा है आपका,
तो आप यहाँ पे 5 का गेन दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, रिवाइल क्रेडिट हो जाएगा, आपका रिवाइल क्रेडिट हो जाएगा और वो ओल्ड पार्टनर में चला जाएगा गेन, और फिर वापस मेमोरेंडम में डेबिट कर दो और लॉस डिवाइड कर दो तीनों में। क्रेडिटर आपने 15 में नहीं दिखा है, क्रेडिट आपका 20 पे ही दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब पे करने जाओगे 15 ही देने का, 5000 का फायदा होने वाला है फ्यूचर। इट्स जस्ट द प्ले ऑफ गेन एंड लॉस, वेदर इट इज एन एसेट और लायबिलिटी और मल्टीपल एसेट्स और मल्टीपल लायबिलिटी डज नॉट मैटर। लॉजिक वही है आपका, ऊपर वाला जो गेन है वो 2 पार्टनर में जाएगा और नीचे वाला जो लॉस है वो 3 पार्टनर में जाएगा, और फ्यूचर में जब एक्चुअल गेन होगा तो तीनों में बटेगा वो गेन। तो सी का जो गेन था वो ऑलरेडी डेबिट हमने वसूल लिया है पहले यहाँ पे सी टू ए टू बी करके। तो वेदर इट इज सिंगल एसेट, वेदर इट इज मल्टीपल एसेट, और इट इज मल्टीपल एसेट एंड मल्टीपल लायबिलिटी, आप हर एक एसेट और लायबिलिटी को इंडिविजुअली देख के कर सकते हो ये एग्जांपल, आपको सेम ही लॉजिक सेम ही आंसर आने वाला है। फ्यूचर कॉम्पेंसेशन अभी कर दिया है, बैठा दिमाग में, बोलो। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, इट इज नॉट एन एक्चुअल प्रॉपर अकाउंट इन द बुक्स, ओके, टेम्पररी रफ अकाउंट बनता है जो गायब हो जाता है, उसकी मेमोरेंडम की कोई इफेक्ट नहीं रहती है, ओके। कभी कभार वो लोग मेमोरेंडम के थ्रू जर्नल एंट्रीज भी पूछेंगे, तो कैसे करना मैं बताता हूँ आपको, ओके। पहले एक सम देख लेते हैं, सम के साथ और क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम के साथ इट विल गेट क्लियर। अल्टीमेट कैपिटल में ही एडजस्टमेंट हो रहा है, मेमोरेंडम का कोई प्ले ही नहीं है, कैटलिस्ट की तरह है, आया गया कैपिटल में चेंज करके बता दिया उसने। नाउ एक प्रॉब्लम, एक सम नंबर 43, सम नंबर 43 देखो सब लोग, समीर एंड सचिन वाला सम है, 43rd सम, समीर एंड सचिन। Following is the balance sheet of Sameer and Sachin, who share profits and losses in the ratio of 2:1. So your old ratio is 2:1. Balance sheet दिया हुआ है आपको. On the above date, Shubin is admitted on the following terms. Shubin should bring 24,000 as his capital and 12,000 as goodwill for 1/4 share in future profits. Manageable है ये, normal. Capital लाया, goodwill लाया. So is he getting totally 24 or 36? 36. 36. Then goodwill is to be withdrawn by Sameer and Sachin. ये समझ आ गया? Old partner to cash, एक और extra entry. Plant and machinery and stock is to be depreciated by 5 and 10% respectively. And furniture to be overvalued to 5,400. ये पागल जैसा इंग्लिश है. To be overvalued नहीं हो सकता, to be valued हो सकता है. But है तो ठीक है. To be मतलब फ्यूचर में करना है. तो फर्नीचर को अभी you need to make 5,400. तो बढ़ाना है उसको. 4,000 का 5,400, 1,400 से बढ़ाना है. A provision for bad and doubtful debts to be maintained at 6%. तो 3 6 18, 1800 बनाना है, 800 का था मतलब 1000 से बढ़ाना है आगे. Correct? Then it was found that a liability of 700 for credit purchase of goods was not recorded in the books, whereas out of the present creditors 300 will not have to be paid. जब ये चेंजेस आपके क्रेडिटर्स में हो रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि 700 का क्रेडिटर देने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट है, और 300 का नया क्रेडिटर बढ़ेगा, मतलब ज्यादा देना पड़ेगा. तो नेट नेट आपको क्या करना है क्रेडिटर में? बढ़ाना है. 400 बढ़ाना है. 400. नहीं आपने उल्टा बोला था. हाँ उल्टा बोल दिया, सॉरी. तो 700 से आपको कम करना है और 300 से, अरे नहीं, 700 से आपको बढ़ाना है और 300 से आपको घटाना है. तो नेट नेट क्या करना है आपको? 400 से बढ़ाना है. 400 से लायबिलिटी बढ़ानी है क्रेडिटर. इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़ो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:4 बिटवीन समीर, सचिन एंड शुभिन. एनआर दे दिया आपको सम में, ओआर भी दे दिया है. सैक्रिफाइस रेशियो आपको ढूंढना पड़ेगा, ओआर माइनस एनआर करके, क्योंकि आपका गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में ही जाता है, पता है ना आपको. शेयर ऑफ गुडविल ऑलवेज गोज इन सैक्रिफाइस. गेनिंग पार्टनर गिव्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 5,000 नॉट येट रिकॉर्डेड. तो उसको रिकॉर्ड करना है बुक्स में. व्हाट इज प्रीपेड इंश्योरेंस? एसेट. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? दैट्स अ लायबिलिटी. बराबर है, बुक्स में एंटर नहीं किया है. तो पार्टनर्स अग्रीड दैट द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द बुक वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट. ये स्टेटमेंट में आपका पूरा
आंसर छुपा है कि आपको रिवैल बनाना है कि आपको मेमोरेंडम रिवैल बनाना है। ये स्टेटमेंट समझ आई आपको? पार्टनर्स agreed that the values of assets and liabilities shall remain the same and that as such there should not be any change in the book values as a result of the above mentioned adjustments। तो पहले जैसे वैल्यूज ही दिखाने हैं, प्रीवियस वैल्यूज ही दिखाने हैं, आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में ये थियोरी है, इसके लिए वो अनरिकॉर्डेड पार्ट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड करते ही है और फिर वो चेंज हो जाएगा आपका वैल्यू। ओके, तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज आपके रिवैल्यू होते हैं, बट ये थियोरी है तो आपको हर एक टाइप का सम आ जाएगा, दोनों लेना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड को भी इग्नोर करना पड़ेगा इसमें। ओके, नॉर्मली अनरिकॉर्डेड जब रिकॉर्ड करना होता है ना, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं कर सकते आप, एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिवाइज्ड वैल्यू दिखना चाहिए, बट ठीक है, थियोरी है, नीड टू फॉलो। तो थियोरी में आपको कहीं ऐसा दिख जाए कि आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू चेंज नहीं करने हैं, तो रिमेंबर यू नीड टू मेक मेमोरेंडम रिवैल, यू नीड टू मेक मेमोरेंडम रिवैल। तो यहाँ पे आपका रिवैल अकाउंट नहीं बनेगा, आपका बनेगा मेमोरेंडम रिवैल अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल अकाउंट। ओके, उसके दो पार्ट्स हैं, बीच में एक अंडरलाइन करके दिखा सकते हो, पार्ट का कोई नाम नहीं है, उसका ढांचा ही ऐसा है। एंड देन इट्स जस्ट अ रफ अकाउंट, इसका कोई नेट इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, एज आई टोल्ड इट विल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल्स। देन यू हैव योर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। In this case we are having bank, then we have partners capital accounts, that is 3 partner capital, Samir, Sachin and Shupin. Samir, Sachin and Shupin. आज का जो आपको होमवर्क मिलने वाला है एनपीओ का सम, दैट इज मई 2019 का सम है। इट्स कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट सम ऑफ एनपीओ टिल डेट ऑफ ऑल द मॉड्यूल एज वेल एज द आरटीपी एमटीपी, और सडनली बॉम्ब फोड़ा था मई 2019 में एनपीओ का ये प्रॉब्लम डाल के। लेकिन अगर आपने अपना मॉड्यूल और टेस्ट का सम का कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा है तो आप ये सम क्रैक कर सकते हो। तो ये आज आपका होमवर्क होने वाला है, इट्स अ चैलेंजिंग सम। ओके, इंटरप्रिटेशन आपको देखना पड़ेगा सम के साथ डेटा उठा के, इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट क्या डिफिकल्ट फॉर पूछा है यू। उसमें बनाने के लिए? सब कुछ पूछा है, इट्स अ रॉ डेटा सम, एवरीथिंग देयर, रिसीट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस, या इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ऐसा कुछ रॉ डेटा का सम है। आई रिमेंबर। Is it generally like the May exams are difficult than November attempts? जनरली या होता है, वो तो सब में होता है, क्योंकि रिपीटर्स एग्जाम्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट देन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। आपका बोर्ड्स में भी अक्टूबर लॉजिक है, पर ये ऐसा कैसा लॉजिक है? अक्टूबर इज डिफिकल्ट देन योर मार्च। दे फील दैट यू हैव एग्जाम तो स्टडीड, थोड़ा इजी होना चाहिए ना। they feel that you have studied more for 2 terms, so they ask you difficult. Okay, so इस क्वेश्चन में एक्चुअली आप ये वो लोग का थोड़ा फ्लॉ है एक्चुअली क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन देखा था, वो लोगों ने डेटा क्लियरली दिया नहीं है, तो आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके इंटरप्रेट करना पड़ेगा वो डेटा। आपने ये जो क्वेश्चंस किया है, टेस्ट का क्वेश्चन किया है, तो हो जाएगा। ओके, इट्स नॉट लाइक यू वोंट गेट, यू विल गेट, थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक अप्लाई करना, विल क्रैक इट। Not very difficult, but difficult as compared to all the sums till date, ऐसा है। एनपीओ में तो आप इतना डिफिकल्ट लेवल कर सकते हो ना, तो कोई अंत ही नहीं है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है उधर। चलो, so starting with the balances of capital, समीर एंड सचिन का कैपिटल लिख देते हैं पहले, बाय बैलेंस बीडी, दैट इज 38 and 21,
एंड बैंक बैलेंस भी लिख देते हैं, टू बैलेंस BD, दैट इज 4,000. Okay, then next one we have is reserves or losses. Do we have any general reserve or losses? We have, I think, general reserve we have. Can you see that? Okay. With general reserve का क्या situation है? They want assets and liabilities to be same as before. Okay. तो वो general reserve को इसमें consider मत कर देना. General reserve are your profits. Your other assets and liabilities which are a part of revaluation will be considered in this adjustment. Got it? The general reserve तो आपको पूरा distribute करना ही है. When they're talking about existing values, मतलब they are talking about the revaluation वाला asset and liability. General reserves are 12,000 in the ratio of 8,000 and 4,000. 8,000 and 4,000. Don't have any accumulated loss. All right. Then let's go to the capital of the new partner. What will be the capital of the new partner initially? Will it be 24 or 36? 36. 36. तो पहले आ जाएगा आपका बैंक टू सचिन कैप 36,000. शुबिन क्या पाएगा? Shubin is the new partner. Bank to Shubin cap 36,000 and Shubin में आ जाएगा बाय बैंक 36,000. फिर ये 36 पूरा कैपिटल का नहीं है, इसमें गुडविल का भी शेयर वो लाया है. ऑब्वियसली जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या एंट्री करोगे आप इसकी? Sir, so Shubin goodwill, to Samir to goodwill और ये Shubin Samir to Sachin. Samir to सचिन. शुबिन को डेबिट कर दो अभी और समीर और सचिन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. शुबिन टू समीर टू सचिन. कौन सा रेशियो में करना है? sacrifice. सैक्रिफाइस कैसे ढूंढोगे यहाँ पे? ओल्ड Old माइनस Sir, ratio minus new ratio. devaluation का जो बैलेंस आएगा वो सबको साथ में नहीं कर सकते. कर सकते हैं. You can do that way. सपोज प्रॉफिट आया तो उल्टा होगा, बट लॉस आया तो सेम ही होगा. नहीं, Loss प्रॉफिट आ आया गया तो तो सेम हो same गया. होगा. Yes. You can club that entry. Club कर सकते. Not wrong. You can do that. Correct. चलेगा. Okay. यहाँ पे थोड़ा सिंपल करने के लिए we are doing थोड़ा अलग अलग. Can club that also. Asset, it is one of that. In fact, goodwill also people can used to show under revaluation. तो वैल्यूएशन बंद हो गया है. वो जो रेज रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल रिवैल्यू करते थे ना हम लोग, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट गुडविल 80 का 1 लाख को डायरेक्टली रिवैल में दिखा के आप चेंज कर सकते हो वैल्यू ऑफ गुडविल. इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट ओनली. यू कैन ट्रीट इट एज एन एसेट एंड क्लब इट विद द रिवैल्यूएशन का एसेट्स एंड पास द नेट एंट्री. यू कैन डू दैट. यस. सो ओल्ड रेशियो विल बी 2:1 एंड न्यू रेशियो भी दिया हुआ है अपने को. क्या दिया है? 7:5:4. 7:5:4. Calculate the sacrifice or gain ratio for Samir, Sachin and Shubin. That is 11:1. 2/3 minus 7/16. That is 48. 32 minus 21. 11/48. And इसका है 1/3 minus 5/16. 48, 16 minus 15. 11:1. Yes, perfect. 11:1 और इसका ऑटोमेटिकली आएगा 0 minus 4/16 which is equal to 12 minus 12/48 minus 12/48. जितना ये लोग ने सैक्रिफाइस किया उतना ही इसने गेन किया है न्यू पार्टनर. 11:1 is your sacrifice ratio. Correct. Old ratio minus new ratio, you got your sacrifice to be 11, right? So let's divide the goodwill then. Shubin to Samir to Sachin. Shubin will compensate Samir and Sachin. Okay. And always in the sacrifice and gain ratio. OR/NR मत ले लेना goodwill का. Same logic है जो रिवैल का अभी हमने देखा. Distribution sac ratio में ही जाएगा. So 11,000 and 1,000. 11,000 and 1,000. 11:1. तो शुबिन टू समीर, तो समीर में आएगा बाय शुबिन 11,000. इसको 11 मिल जाएगा
एंड शुबिन टू सचिन, तो बाय शुबिन सचिन कॉलम 1000, 11 गया समीर को, 1 गया सचिन। समझ में आ गया? फिर जाते हैं रिवैल पे। गुडविल तक क्लियर है सबको? सैक्रिफाइस रेशियो मिला सबको? विड्रॉ भी है ना? हाँ विड्रॉ भी है, सॉरी विड्रॉ भी है। तो समीर सचिन टू बैंक, विड्रॉ भी कर लिया है, तो पैसा घर पे लेके गए 11 और 1 जो इनको मिला था। समीर सचिन टू बैंक, और बैंक में आ जाएगा बाय समीर एंड बाय सचिन, बाय समीर एंड बाय सचिन, 11 and 1. Okay, and then we go to revaluation now. रिवैल्यूएशन में जो जो चेंजेस दिया है मेमोरेंडम है, पहले नॉर्मल रिवैल के जैसे बना देने का सब कुछ। तो प्लांट एंड मशीन एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड है, तो टू प्लांट एंड मशीन, एकदम नॉर्मल रिवैल कर रहा हूं मैं। टू प्लांट एंड मशीन इज 30,000 का 5%, 1500 का लॉस। टू स्टॉक, ये भी डेप्रिशिएट हुआ बाय 10%, 18,000 का 10% इज 1800 का लॉस। फिर फर्नीचर टू बी ओवर वैल्यूड, मतलब टू बी रीवैल्यूड है, गेन है वो, फ्यूचर बोल रहा है ना, तो यू हैव टू इंक्रीज दैट। फर्नीचर यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 1,400। देन व्हाट, प्रोविजन ऑफ बैड डेट शुड बी मेंटेन्ड एट 6%, तो 3 6 1800 होता है, अपने को ऑलरेडी 800 है तो 1000 से बढ़ाना है। तो टू RDD अकाउंट दैट शुड बी 1000। And provision, it was found that a liability for creditors, creditors का देखो क्या दिया है, 700 रिकॉर्ड नहीं किया और 300 कम पे करना है, तो नेट क्या करना है अपने को, बेसिकली 400 से इंक्रीज करना है। सो इंक्रीज करना है तो इट्स अ लॉस, राइट? सो क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स हो जाएगा, दैट्स 400 रुपीज। और क्या दिया है, न्यू प्रॉफिट सर शेयरिंग। आपने बोला था कि जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको नहीं लेना है, तो हम लोग 700 वाले का क्यों लेते हैं? ये हम लोग मेमोरेंडम में दिखा रहे हैं, एक्चुअल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा ये। तो ऐसे इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा, लाइक ओनली वन साइडेड एरर्स? कहाँ वन साइडेड इम्बैलेंस, ये क्रेडिटर है ना, आप फ्यूचर में चुकाने जाओगे तो आपको 400 एक्स्ट्रा देना ही है। आप बुक्स में क्रेडिटर कितना दिख रहा है आपको, बुक्स में क्रेडिटर है 14,200, राइट? हाँ। अब आप जब पे करने जाओगे तो 14,200 नहीं, 14,600 ही देना है। 400 रुपए का अनरिकॉर्डेड था, लेकिन आप बुक्स में 14,200 ही दिखा रहे हो। तो इसका सबका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा, यही तो कर रहे हैं, इसलिए तो मेमोरेंडम बना रहे हैं। बैलेंस शीट में सब ओल्ड वैल्यूज पे ही दिखेगा, नो चेंज। बिल्डिंग का एग्जांपल सोचो, बिल्डिंग 10 की थी, 16 की हुई थी, हमने क्या किया, बाय बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बिल्डिंग इज स्टिल एट 10 इन द बैलेंस शीट। बिल्डिंग तुमने अगर 16 कर दिया तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन हो गया ना। समझा? क्रेडिटर्स अगर आपने 14,600 कर दिया तो नॉर्मल हो गया वो, फिर तो मेमोरेंडम का कोई सिचुएशन हुआ ही नहीं। ये झंझट क्यों आई मेमोरेंडम की? क्योंकि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द बैलेंस शीट वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तब ओल्ड वैल्यूज ही दिखेगा सब, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसका जो फायदा नुकसान है हम लोग डायरेक्टली कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, सो दैट इन फ्यूचर जब आप वो एसेट बेचो या जब वो लायबिलिटीज पे ऑफ करो तो किसी का एक्स्ट्रा गेन या लॉस ना हो। वो अभी आप चेंज करके दिखा दे रहे हो, कॉम्पेंसेशन का एंट्री अभी आप कर दो बिटवीन न्यू एंड ओल्ड। समझ में आई बात? हाँ सर। सो क्रेडिटर्स विल बी 400 एंड उसके बाद दो और है, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, दैट्स एन एसेट, न्यू एसेट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ये आप रिवैल मेमोरेंडम में दिखा रहे हो, एक्चुअल में दिखेगा ही नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज 5,000। ये आउटस्टैंडिंग भी बाहर वाला आया है अभी अभी 5,000, ये उसमें नहीं दिखेगा, उसमें जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है सेम अमाउंट दिखेंगे आपको। इसका 5,000 का मतलब क्या है, ये 5,000 है एक लायबिलिटी, लेकिन आपने दिखाई नहीं है बुक्स में। फ्यूचर में पे करोगे 5,000 नुकसान होने वाला है आपका, वो नुकसान तीनों पार्टनर शेयर करेंगे, तो उसका कॉम्पेंसेटिंग एंट्री आप अभी कर रहे हो इमीडिएट। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो आई थिंक वी हैव डन विद ऑल द एसेट्स लायबिलिटीज का हो गया रिवैल्यूएशन का पार्ट। वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। आई थिंक इट्स अ लॉस, 3,300. 3,300 का लॉस है। गॉट दैट? किसको जाएगा ये लॉस?
Samir and ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर को दे देने का बाय पार्टनर कैपिटल समीर कैप एंड सचिन कैप। इसमें शुभिन का कोई सही है नॉर्मल रिवाइल के जैसा मैंने बताया, दैट इज व्हाट रेशियो 2:1, 2200 एंड 1100 आएगा, 2200 एंड 1100 बराबर है। अब आपको यही बॉटम साइड पे गेन के जैसा दिखना चाहिए, यही जो लॉस है आपको गेन के जैसा दिखेगा। तो पूरा का पूरा छाप देने का ऑपोजिट एंट्रीज बाय प्लांट एंड मशीनरी 2 का होगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी 1500, टू स्टॉक का बाय स्टॉक 1800, ये खाली नलिफाइंग एंट्रीज है, कैंसिलिंग एंट्रीज है। बाय टू आरडीडी का बाय आरडीडी 1000, टू क्रेडिटर्स का बाय क्रेडिटर्स 400, टू आउटस्टैंडिंग का बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5000। जो डेबिट में गया था सब क्रेडिट में लिख दिया, और जो क्रेडिट में लिखा है सब डेबिट में एज इट इज छाप देने का विद सेम अमाउंट। टू फर्नीचर 1400, टू इंश्योरेंस 5000। अभी आपको ऑटोमेटिकली गेन आएगा ना, क्योंकि आपने ऑपोजिट्स किए हैं, ये साइड आपको गेन आएगा 3300 का, जो मैंने सिंगल एसेट में एग्जांपल में लिया था। ये हमारा मल्टीपल एसेट वाला है, फंडा सबका सेम है। फ्यूचर में न्यू रेशियो में होने वाला है, तो अभी वो लोग एडवांस में एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हैं, न्यू टू ओल्ड या ओल्ड टू न्यू, व्हाटएवर दिस। अब मुझे बात बताओ, ये जो गेन है ये कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? all ये partners. ऑल पार्टनर्स, ये तीनों में करना है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों में कर दो, समीर सचिन एंड शुभिन, समीर सचिन एंड शुभिन। क्या न्यू रेशियो की न्यू सैक्रिफाइस, रेशियो, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड, न्यू पार्टनर न्यू। नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली एसआर में एडजस्ट होने वाला है, वो अपने को देखने की जरूरत नहीं है। नेट इफेक्ट विल बी एडजस्टेड इन एसआर, जैसे हमने देखा था ना 5+2 वाला एग्जांपल, और नेट इफेक्ट अपने आप हो जाएगा। फ्यूचर में जब वो शेयर करेंगे तब नेट इफेक्ट विल गेट एडजस्टेड इन एसआर, वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट, वो दिखेगा भी नहीं। अपने को न्यू रेशियो दिखेगा, न्यू प्रॉफिट शेयर हो जाएंगे, अभी ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड में हो जाएंगे। फायदा नुकसान अपने आप एसआर में जाएगा, अपने को देखने की जरूरत नहीं। न्यू रेशियो क्या है आपका? अच्छा, न्यू रेशियो 7:5:4 है ना, तो करो डिवाइड, बताओ कितना आ रहा है? 3300 into 7:5:4, 1444 1444 1031 031 और 825 825। तो इनर जिस्ट अगर आपको समझना है, तो इनर जिस्ट समझना है तो क्या हुआ है, जितना भी एसेट लायबिलिटी था उसमें लॉस ये 2 का हुआ है और गेन 3 का हुआ है। तो कैन आई से समीर एंड सचिन का नेट लॉस हुआ है और शुभिन का नेट गेन हुआ है। ये समझ में आया देख के? समीर और सचिन का नेट लॉस हुआ है और शुभिन का नेट गेन हुआ है। तो एंट्री क्या होगी इसमें? नेट लॉस हुआ है मतलब समीर कैप डेबिट होना चाहिए और सचिन कैप डेबिट होना चाहिए, टू शुभिन क्रेडिट होना चाहिए। ये एंट्री होगी आपकी, समीर सचिन टू शुभिन। आर यू एबल टू सी दिस एंट्री? समीर डेबिट कितना होगा? 2200 माइनस 1444 नेट डेबिट। सचिन का होगा 1100 माइनस 1031 नेट डेबिट, और शुभिन का खाली क्रेडिट। तो समीर और सचिन ने भी कॉम्पेंसेट करके रख दिया, क्योंकि जब फ्यूचर आएगा, जब फ्यूचर में ये एसेट और लायबिलिटी रियलाइज होंगे या पे ऑफ होंगे, तब देयर इज बाउंड टू बी अ लॉस। वो लॉस शुभिन के हक का नहीं है, इसलिए शुभिन को अभी कॉम्पेंसेशन नहीं। ये इसका मतलब, समझ में आई बात? तो यही एंट्री ये हम लोग कैपिटल के थ्रू भी कर सकते हैं, ओके, बट कैपिटल के थ्रू ना करो और मेमोरेंडम का एक एंट्री बता दो तो ज्यादा प्रेजेंटेटिव लगेगा। इसके लिए यू कैन डू दिस डायरेक्ट एंट्री, समीर कैप सचिन कैप टू शुभिन कैप, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ओके, इट्स नॉट रॉन्ग। उसके जगह आप ये करस्पॉन्डिंग एंट्री पास करके भी दिखा सकते हो, नेट इफेक्ट वही मिलेगा, खाली 2 एंट्री। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाय पार्टनर कैपिटल लिखा है ना, तो पार्टनर कैपिटल में आई विल शो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तीनों 2 वैल्यूज जो लॉस की हैं 2200 एंड 1100, 2200 एंड 1100, ओके। एंड
इधर क्या लिखा है मैंने, टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो टू पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग में इधर पास कर दूंगा बाय मेमोरेंडम रिवैल अकाउंट, बाय मेमोरेंडम रिवैल अकाउंट विच इज 1444 1031 and 825. if you see the net effect it is same, नेट इफेक्ट यही है, समीर सचिन टू शुभिन। अब प्रैक्टिकली जब आप कंप्यूटराइज अकाउंट करोगे ना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम आपका रफ में रहेगा, वो दिखेगा ही नहीं, तो आपको कंप्यूटर अकाउंट में ऐसी कैपिटल के थ्रू ही करना पड़ेगा, समीर सचिन टू शुभिन। बट ये क्योंकि थियरी है, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन होता है, तो जब आपको मेमोरेंडम दिखे तो आप बाय मेमोरेंडम और टू मेमोरेंडम दिखा दो। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, समीर सचिन टू शुभिन ही हो रहा है, समीर और सचिन का नेट डेबिट और शुभिन का नेट क्रेडिट, ऐसा हो रहा है। ठीक है, खाली थियोरी के लिए फॉर प्रेजेंटेशन, इंस्टीट्यूट में भी वो लोग फॉलो करता है, तो वी आर फॉलोइंग दैट। नेट इफेक्ट का एंट्री किया तो भी रॉन्ग नहीं है, समीर सचिन टू शुभिन डायरेक्टली कर सकते हो आप, जैसे हमने सेम वे वी कैन डू। ओके, मेमोरेंडम रिवेल एक्चुअली कोई अकाउंट है ही नहीं, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, बट फॉलो कर रहा है तो वी आर डूइंग दैट। करेक्ट एंट्री शुड बी समीर सचिन टू शुभिन, डायरेक्ट एंट्री adjusted in the capital. Okay, so that was your memorandum reval खत्म। अभी कहानी खत्म, खादो पीदो राज कीधु। अभी बना लो आपके बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है, इसका आएगा 36,825, 36,825। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कुछ नहीं है, ट्रू बैलेंस CD दिस इज 24,825, इसका आएगा 38 plus 8 46 47 57 58 444 58 444 minus 13,200 is 45,244 and इसका आएगा 25 26 27,031 27,031 minus 2 25 24 931. Please check. Getting the capitals, partners capital accounts, Sameer, Sachin, Shubin. 45,244. Are you getting the answers? 45,244, 24,931 and 24,825. Please check. मिला? Total बोलो. 7 plus 9 plus 1 10 10 8 18 23 अरे नहीं 95,000 exact 95,000 exact 95,000. Coming to the asset and liability, will you have any changes in the balance sheet values of assets and liabilities? No change. तो छापने का question simple. Plant and machinery will be same at 30,000. Your stock will remain same at 18,000. Your furniture will remain same at 4,000. Adjustment देखना ही नहीं है अभी रिवाल का, सीधा क्वेश्चन से ही उठा देना है फिगर्स। Debtors were 30,000. Less RDD was 800. So this is 29,200. बैंक बैलेंस क्या हो रहा है आपका, अभी चेंज हो जाएगा, खाली आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे आए हैं। 40 minus 12 28,000। बैंक को रिवैल्यूएशन में मत ले लेना, बैंक इज नॉट रिवैल्यूड एनी टाइम। creditors are 14,200. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल लिख दिया, नो न्यू एसेट नो न्यू लायबिलिटी, इट शुड टैली। $109,200। पर हम लोग तो एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट कर, यस, आफ्टर एडमिशन। पेड और आउटस्टैंडिंग वाला भी नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो पहले बैलेंस शीट में भी नहीं आया होगा? नहीं आया है ना, अनरिकॉर्डेड है। कहाँ है, होता तो दिख जाता ना ऊपर वाले बैलेंस शीट में। तो अब भी नहीं आएगा? नहीं आएगा बैलेंस शीट, क्योंकि वो लोग ने बोला है ना सेम वैल्यू पे दिखाना है। मे बी आगे जाके जब भी वो लोग रिकॉर्ड करेंगे, अभी प्रीपेड वो लोग ने जब भी फ्यूचर में रिकॉर्ड किया तब इट इज गोइंग टू बी अ गेन।
इट्स एन एसेट राइट. प्रीपेड एक्सपेंस को जब आप एक्सपेंस में ट्रांसफर करोगे तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस का एंट्री करोगे जब भी आप प्रीपेड रिकॉर्ड करोगे तब. So that will be a gain for the business. That gain will be shared by all the three partners in the new ratio. इसका compensation अभी से already हो चुका है. Outstanding जब आप पे करोगे तब it will be a loss 5,000 सबका new ratio में. उसका compensation अभी हो चुका है. Got it? Balance sheet as on 1st July. 1st July लिखो या 2nd July लिखो, it's fine after admission. तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बैठा दिमाग में क्या करना है. मेमोरेंडम करना सम बहुत इजी है. सम करने में तो बहुत इजी हो जाएगा. मेमोरेंडम कुछ नहीं है. जो नॉर्मल रिवैल कर रहे हो उसका ऑपोजिट मारो, पुराना ओल्ड में नया न्यू में, और ट्रांसफर करो और ओल्ड बैलेंस शीट का वैल्यू छाप दो. सर एक मिनट बैंक अकाउंट देखो. करना is not difficult. Problem solving is easy, but meaning is important. What was memorandum revaluation? When the partners do not want to change the values of assets and liabilities due to their principles, due to their policies. So then in that case, what do? They'll open reval ki memorandum reval. Follow. Partners, if they don't want to change the values of assets and liabilities, then they'll open memorandum reval. Memorandum reval में क्या करने का? First step में normal reval के जैसा. Old profit, old loss, old ratio. New profit वापस opposite करके new profit, new loss, new ratio. तो इससे हुआ क्या? जो फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस आप न्यू रेशियो में शेयर करने वाले हो उसमें किसी का एक्स्ट्रा फायदा या नुकसान ना हो, इसके लिए अभी से आप कंपेंसेट करके दिखा रहे हो. दैट इज द मीन. समझ में आई बात? सर उसका जो जर्नल एंट्री होगा ना वो कैसे चेंज होगा? जर्नल एंट्री जो मेमोरेंडम हाँ. वाला है वो ना. हाँ. जर्नल एंट्रीज ओरिजिनल एसेट और लायबिलिटी की आएगी ही नहीं, खाली ये एंट्री आएगा आपका. मेमोरेंडम रिवैल बनाओगे ना तब खाली ये एंट्री आने वाला है, ये फॉर द नेट अमाउंट. ये भी आप डायरेक्टली कैपिटल में कर सकते हो. वो जो चेंजेस किया ना हमने उसका कोई एंट्री नहीं आएगा. ये भी डायरेक्ट ये दो एंट्री कर सकते हो आप. मेमोरेंडम टू समीर सचिन सुबिन एंड समीर सचिन सुबिन टू मेमोरेंडम, या तो फिर कंबाइंड एंट्री समीर सचिन टू सुबिन मेमोरेंडम उड़ा के. प्रैक्टिकली टैली में वैसे ही होगा. मेमोरेंडम उड़ जाएगा, इट विल बी समीर सचिन टू सुबिन डायरेक्टली. मेमोरेंडम इज अ रफ अकाउंट, खाली प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग दिखाते हैं. इसमें आपके जर्नल एंट्रीज क्या होंगे? करना नहीं है, नेक्स्ट सम में करेंगे हम लोग जर्नल. इसमें आपके जर्नल एंट्रीज ये होंगे: जनरल रिजर्व नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 गुडविल, नंबर 4 गुडविल विड्रॉन, नंबर 5 and number 6 are these. सीधा मेमोरेंडम रिवैल. Number 5 is memorandum to Samir Sachin Shubin. Number 6 is Samir Sachin Shubin. Number 5 is Samir Sachin to memorandum, and number 6 is Samir Sachin Shubin to. Number 5 is Samir Sachin to memorandum reval, and number 6 is memorandum reval to Samir Sachin Shubin. That's your entry number 5. Okay. And number 7, 8 तो settlement कुछ है खत्म. That's it. 6 entry. करना नहीं है, मैं करवाता हूँ नेक्स्ट सम. बेसिकली मीनिंग समझ में आया मेमोरेंडम का? नेक्स्ट सम में विद जर्नल करेंगे. बोलो इसमें कोई डाउट्स? क्या हुआ, क्या किया, क्यों किया, वो समझ में आया? क्यों किया वो समझ में आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या किया वो तो सिंपल था. क्यों किया? क्योंकि पॉलिसी की वजह से हम लोग एसेट चेंज नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अभी से फ्यूचर का गेन लॉस दिखा रहे हैं और वाया कैपिटल. ओके. कम टू सम नंबर 32. सम नंबर 32 खुद से सॉल्व करना, जर्नल में डिस्कस कर रहा हूँ. चलो सम नंबर 32 उड़ाओ. स्मॉल सम क्विक. इसका भी टाइम ड्यूरेशन आपका होगा 10 to 15 मिनट्स. विथ जर्नल. यहाँ पे बोर्ड्स में विथ जर्नल आपको 25 मिनट मिलते थे, यहाँ पे 15 मिनट से 10 मिनट मैक्स. स्टॉक का आपका टाइम ड्यूरेशन है 10 मिनट. इंट्रो टू पार्टनरशिप और गुडविल का 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स. स्टॉक एंड इंट्रो टू पार्टनरशिप एंड गुडविल इसका है 10 to 15 मिनट्स. इतना जल्दी कैसे होगा? 10 to 15 मिनट्स होना चाहिए विथ जर्नल. 30 सेकंड. जब आपको 30 सेकंड
जब आपको क्वेश्चन पूछा होगा ना तो क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया होगा क्या बनाना है, जो बनाने का वही फेयर में दिखना चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेड, बाकी वर्किंग नोट्स। अभी ये क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड शो द बैलेंस शीट। तो ये सब में दे हैव आस्क्ड यू ओनली कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन फेयर, so the 10 mark weightage will be only for capital and balance sheet, बाकी सब रफ, मतलब रफ मतलब एकदम weird नहीं, the working notes that will be working notes. Sum number 32 कैपिटल एंड बैलेंस शीट आपको फेयर में पूछा है, बाकी सब वर्किंग नोट्स में जाएगा। That goes for all the questions, even NPO. सर इसमें ओवर और एसआर इक्वल कंसीडर करना है ना? इसमें ओआर दिया है 3:2, एसआर के बारे में कुछ नहीं दिया है ना एसआर। ब्लू रेशियो 12:8:5 आएगा। हाँ मतलब एसआर के बारे में कुछ नहीं दिया है ना, तो ओआर इक्वल्स एसआर, यस, हाँ देन एक्चुअल एसआर एंड देन एनआर मिला आपको 12:8:5, एनआर 12:8:5। तो 39,000 का प्रॉफिट आ रहा है उसमें। देखो आई डोंट नो, पूरा टैली पूरा बनना चाहिए, राइट बनना, देखो सॉल्व करो पूरा। OR इज इक्वल्स टू SR ही होगा ना इसमें? हाँ ओआर इक्वल टू एसआर, कुछ नहीं दिया तो ओआर इक्वल टू एसआर। $39,000 आ रहा है। हाँ किसी ने तो बोला 39, 49 है, राइट है, राइट।
सर क्रेडिट साइड आएगा नीचे। अरे 12:8:5, so 25 कितना आ रहा है ब्रेकअप? 18720 12480 हम्म 7800 corresponding entry ये बाय मेमोरेंडम रिवैल टू मेमोरेंडम रिवैल के जगह डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, दैट इज नेट गेन है ना यहाँ पे, या इट विल बी ए कैप बी कैप टू सी कैप, ए और बी का नेट डेबिट हो रहा है और सी का नेट क्रेडिट हो रहा है, ए कैप बी कैप टू सी कैप। C to A to B आएगा ना? इट विल बी हाँ, ए और split बी ही का करेंगे ना। क्रेडिट हो रहा है ना, नहीं डेबिट, एक मिनट, क्रेडिट ज्यादा है, प्रॉफिट है। क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो C to A to B, yeah, sorry, C to A to B, C will compensate here, C to A to B, C cap will be 7,800, to A to B 23,400 minus 18,720 and 15,600 minus 12, yeah, C to A to B, यही C to A to B है, खाली हमने दो पार्ट्स में किया इधर, बाय मेमोरेंडम एंड टू मेमोरेंडम। बैलेंस बोल दो, किया कैलकुलेट? 210680 10680 107120 107,120 42200 42,200, go to the balance sheet, डेट नहीं दिया है, 1416, पार्टनर्स कैपिटल ए कैप बी कैप सी कैप, जर्नल रॉकल अगर ये हो गया तो 7,120,42200 टोटल। जनरल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का लिया है 3,60,000. बताता हूँ, जर्नल ड्रॉ करो, आई एम डिक्टेटिंग द एंट्रीज। 3,60,000 राइट, 3,60,000 चेक कर लो, बाकी सब ओल्ड वैल्यूज, नो रिवाइज्ड वैल्यूज। सर कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट में बाय मेमोरेंडम 23,400 आना चाहिए ना? हाँ 8 में 23,400 ही लिखा है ना, 23,400 एंड 15,600। अच्छा, ओ मेरे को 8 लगा वो। 23,400 एंड 15,600। इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट आ सकता है? इसमें आने का चांस कम है, आया तो आपका अभी प्रोपोर्शनल कैपिटल विल बी आफ्टर द चेंज, ये चेंज होने के बाद, अभी मतलब इसका जो बेस कैपिटल आप लोगे ना, पहले आप 50,000 लेते थे ना बेस कैपिटल सी का, हेलो, सी का बेस कैपिटल वुड हैव बीन 50,000 राइट, क्योंकि आपको गुडविल माइनस करके लेना था, तो 50,000 के जगह यू विल टेक नाउ 50,000 minus 7,800, that will be the base capital of C, that will be 42,200 will be the base cap, जो बैलेंस आया वही ना? जो बैलेंस आया वही, वो बैलेंस आपका बेस कैपिटल। कर लो 410K पे टाली हो रहा है। 4,10,000, furniture is 20,000, office is 25, inventories is 30, trade receivables are 25, बैंक बैलेंस कितना आया? 70 अरे नहीं, ये आया है ना पैसा 70 यार,
Bank is 70. Creditors, that is 50. Journal draw कर लो. 4,10,000. Draw the journal. Directly start with goodwill. Capital and goodwill. Journal reserve वगैरह तो कुछ है नहीं. Okay. So directly start with your capital entry. First entry, bank to cap 60,000. बैंक सर वो हम लोग ने कंबाइन एंट्री किया रहेगा तो एक एंट्री कम आएगा ना? हाँ, मेमोरेंडम अगर क्लब किया तो एक एंट्री कम हो जाएगी. करेक्ट. बैंक वही बोल रहा था ना, मेमोरेंडम वाला क्लब किया तो ना. हाँ हाँ वही. So bank to C cap 60,000, bank to C capital 60,000, being capital and share of goodwill introduced by C. Being capital and share of goodwill introduced by C. Being capital and share of goodwill introduced by C. Being capital and share of goodwill introduced by C. Capital and share of goodwill introduced by C. Okay. इसके बाद गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, तो सी कैप टू ए कैप टू बी कैप 1064. सी कैप टू ए कैप टू बी कैप 1064. सी कैप टू ए कैप टू बी कैप 1064. C cap to A cap to B cap 1064. Being share of goodwill adjusted in partners capital and sacrifice ratio. Being share of goodwill adjusted in partners capital in sacrifice ratio. Share of goodwill adjusted in partners capital in sacrifice ratio. Okay. Got that? Then withdrawn नहीं है. मेमोरेंडम का ये दो एंट्रीज कर सकते हैं या एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं. दो एंट्री किया तो मैं अलग अलग बता रहा हूं आपको, उसका नरेशन भी लिख लो, फिर कंबाइंड एंट्री का भी बता देता हूं. पहले दो एंट्री लिखो. पहला लिखोगे प्रॉफिट था ना ओरिजिनल में, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप 39,000, 23,400, 15,600. When 39,000, 23,400 and 15,600 being profit in the first half of memorandum revaluation credited to old partners in old ratio. Being profit in the first half of memorandum revaluation credited to old partners in old ratio. Being profit in the first half of memorandum revaluation credited to old partners in old ratio. Credited to old partners in old ratio. Profit in the first half of memorandum revaluation credited to old partners in old ratio. And sorry, second entry will be A cap, B cap, C cap to memorandum reval. A cap, B cap, C cap to memorandum reval. A cap, B cap, C cap to memorandum reval. Being reversal entry, being reversal entry in the second half of memorandum reval, being reversal entry in the second half of memorandum reval, being reversal entry for loss, being reversal entry for loss in the second half of memorandum reval transferred to new partners in new ratio. Being revaluation, being reversal entry for loss, being reversal entry for loss in the second half of memorandum reval transferred to
न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो, ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो। पहले वाले का बीइंग प्रॉफिट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मेमोरेंडम रिवाइल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। दूसरा वाला रिवर्सल एंट्री फॉर लॉस इन द सेकंड हाफ ऑफ रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। ओके, इसके जगह कंबाइंड एंट्री करोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो इसका एंट्री आएगा ए कैप बी कैप सी कैप टू रिवैल ना? हाँ, ए कैप बी कैप सी कैप टू मेमोरेंडम रिवैल। रिवैल मत लिख देना, गलत हो जाए। ए कैप बी कैप सी कैप टू मेमोरेंडम रिवैल। व्हाट आई वाज सेइंग, इसका कंबाइंड एंट्री क्या होगा आपका? C to A to B। C to A to B, ओके, C to A to B। उसका अगर सपोज कंबाइंड एंट्री लिखते हो वो भी लिख दो, और करके नीचे लिख दो, लास्ट एंट्री है वैसे भी, और करके लिख दो। कंबाइंड एंट्री होगा आपका C cap to A cap to B cap, C cap to A cap to B cap। अमाउंट विल बी 7,800 इन C cap, A cap में आएगा आपका 4680 4680 एंड 3120 3120, 4680 and 3120, C cap to A cap to B cap। ओके, नरेशन लिखना, अमाउंट बोलो ना इसका। C cap account debit 7,800 to A cap 4680 to B cap 3120 to B cap 312, 4680 3120 and 7,800, C cap to A cap to B cap, being net effect of changes in memorandum revaluation, being net effect of changes in memorandum revaluation directly adjusted through partners capital account, being net effect of changes in memorandum revaluation directly adjusted through partners capital account। Okay, being net effect of changes in memorandum revaluation directly adjusted through partners capital। You can also write being net gain or loss in memorandum revaluation, profit or loss on memorandum revaluation adjusted in partners capital। तो हम जो वो रिवैल डेबिट और वो सब करते थे वो सब करना अभी जरूरी नहीं है ना? वो आएगा ही नहीं एंट्री, एक्चुअली ये एंट्री भी नहीं आएगा क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल इज अ रफ अकाउंट। तो आपका एंट्री जो मैंने और वाला दिया है ना वही एंट्री आएगा प्रैक्टिकल में। C to एंट्री आएगा, तो 3 ही एंट्री आएगा, C to A to B, yes, only 3 journal entry, got it। 41st लास्ट सम खुद से करना है विद जर्नल, उड़ाओ 41st सम करो, खुद से करो। ये वाला क्लियर हुआ सबको? जर्नल एंट्री क्लियर है दोनों? C to A to B मारा तो सीधा मेमोरेंडम उड़ जाएगा। जर्नल नहीं कर रहा ना? जर्नल के साथ 41st विद जर्नल। जर्नल क्या है, 3 से 4 एंट्रीज ही होगा इसमें, ज्यादा नहीं होगा। रिवाइल के सब एंट्रीज उड़ जाएंगे। कैसे मालूम पड़ रहा है 41st सम, समझा ना आपको? मेमोरेंडम और नॉर्मल में वो स्टेटमेंट दिया होगा क्लियर कट। Partners decided to keep the values at original figures or did not want to change the balance sheet values, या kept the assets and liabilities at old values, कुछ ना कुछ दिया रहेगा सामने, तो ही मेमोरेंडम रिवैल करने का। नहीं तो अपना नॉर्मल फ्लेक्सिबल पॉलिसी, ब्रिंग द एसेट्स, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, डाउनवर्ड कर रहे हो, चलेगा। लास्ट सम फॉर द डे 41st। कल छुट्टी है आपको, मंडे को मिल रहे हैं हम लोग। मंडे को कुछ और नया करेंगे, हिडन गुडविल करेंगे, हिडन गुडविल। वेडनेसडे का टेस्ट है, प्रिपेयर करना बराबर से। इवनिंग है वेडनेसडे 6:30 to 7:30। सर नो क्लास। सर होमवर्क मत दो, क्लास है प्रिपरेशन मॉर्निंग को में। टाइम चाहिए। ये चैप्टर अभी छोटू है, इसके लिए कुछ लेक्चर तो रहेगा। अभी तो एग्जाम का डेट भी। हाँ क्या बोल रहे हो? सम नंबर 41 एक्स एंड वाई।
जनरल रिजर्व को रिवैल के अंदर मत ले लेना वापस, गाय गाय में वापस नहीं लिख देना। जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यूएशन सेम वैल्यू पे रखोगे आप। महावीर बेचारा यूएसए से रजिस्टर किया। Every day he attends, every day he sees the video lecture and does it. See the dedication level. मजबूरी। He is sincere बेटा। सब लोग sincere है इधर, very good. All 43 full attendance every day. I'm very happy. एक दिन छुट्टी दे दो सर फिर। कल छुट्टी, चलो पक्का, खुश हो गया। क्या सर, वो तो इंक्लूडेड ही रहता है वीकली ऑफ, अभी अलग से एक दिन छुट्टी। वीकली ऑफ कैसा इंक्लूडेड? राजेश टेक्स ना टुमारो, आपका इकोनॉमिक्स भी रहेगा, लॉ भी है कल, देखो मैं छुट्टी दे रहा हूं। कैंसिल करवा दिए कल के लिए। क्या कैंसिल करवा दिए क्लास? किसने? हम लोग लॉ ने हमने लॉ लॉ के कैंसिल करवा दिया। अच्छा, अगर लॉ नहीं है आपको नहीं है सर, तो कुछ नहीं है, मतलब मैथ्स भी नहीं है? आधे घंटे के लिए टेस्ट है बस। टेस्ट है आधा वाह। घंटे का। वाह, अब भी सुनो सर, कभी तो सुनो हम। तो दिया ना अभी कल पूरा दिन छुट्टी, और कितना दूं? अरे वाह। नहीं सर, सर जिस दिन टेस्ट है ना उस दिन लेक्चर मत लो ये टाइम। नहीं भाई, अभी तो लेना पड़ेगा, अभी तो थोड़ा टॉप गियर में गाड़ी डालना पड़ेगा। एग्जाम का सर डेट ऑलरेडी बहुत आगे, हाईवे पे ही भाग रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, बहुत पोर्शन है अभी भाई। रिटायरमेंट है, डेथ है, एडीडी, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, सब बाकी है। बुक देखो ना, अभी तो नोट्स भी आ गया है, कितना पेजेस बाकी है देखो। सर न्यू पीएसआर क्या है? पीएसआर कैलकुलेट करो ना। 90:11:10। इक्वल प्रपोर्शन है। एसआर इज 1:1, वो ध्यान दिया सबने? नहीं तो क्लीन बोल्ड। एसआर पे ध्यान नहीं दिया है तो खत्म। SR इक्वल है ना? एसआर इक्वल है, हाँ। 90:11:10। एसआर इज 1:1, ओआर इज 3:2। न्यू रेशियो कितना अपना, ये कितना आ रहा है? 19:11:10 न्यू रेशियो। 19:11:10। आर यू श्योर? हाँ वही है। हाँ सर वही आ रहा सर एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ ना। 19:11:10 बराबर। 19:11:10 या बराबर है। सर देखो ओआर, हाँ बोलो। सर जो आरडीडी क्रिएट करना है तो वो 2000 पे एडिशनल होगा या फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है? अरे आरडीडी के बारे में, आरडीडी का क्या दिया? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 1000 टू बी क्रिएटेड। तो 1000 टू बी क्रिएटेड मतलब 1000 करना है अभी, ऐसा। 1000 टू बी क्रिएटेड मतलब 1000 मेंटेन, 1000 क्रिएटेड, ऐसा। इंक्रीज बाय नहीं दिया, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय दिया तो करने का वो दूसरा। तो 2000 है तो सिर्फ उसको 1000 करना है। 1000 करना है, हाँ। Yes. मतलब 1000 से कम कर देना। इंक्रीज बाय 1000 होता है, डिक्रीज बाय 1000 तो अकॉर्डिंगली क्रिएटेड दिया है। मेंटेन आरडीडी 1000 है अभी, ऐसा। तो 2000 से 1000 बना दिया। ओके, तो 1000 से कम करना है। रेशियोज देख लो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो दिस इज एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल सैक्रिफाइस रेशियो, दिस इज शेयर इनटू एसआर। मतलब जो उसको शेयर मिल रहा है उसमें वो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं। 17,000 का लॉस आया। हाँ तो शेयर है 1/4, उसमें 1/4 का हाफ 1/8 x देगा, 1/4 का हाफ 1/8 y देगा। तो न्यू रेशियो आपको कैसे मिलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो x, y and z, old ratio was 3/5 minus 1/8, 40, 24 minus 5, 2/5 minus 1/8, 40, 16 minus 5,
और तीसरे का शेयर है 1/4 इंटू 5 8/8 नहीं 1/4 इंटू 10/10 इज इक्वल टू 10/40। सर आरडीडी का क्या बोला आपने? आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट 1000 मतलब अभी 1000 रखना है, मतलब 2000 का 1000 बनाने का, डिक्रीज बाय 1000। आरडी टू बी तुमको ऐसा दिया, आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट 5%, तो आप क्या करोगे? 38,000 का 5% लोगे ना, 1900, 100 रुपए से कम कर दोगे। क्रिएटेड एट 1000 मतलब अभी 1000 है, इंक्रीज बाय 1000, डिक्रीज बाय 1000, इंक्रीज बाय 500, डिक्रीज बाय 500, तो फिर आप अकॉर्डिंगली चेंज करना। क्रिएटेड मेंटेन मतलब दैट इज द न्यू आरडीडी, कंपेयर इट एंड शो इट, बढ़ रहा है कि न्यू रेशियो इज 90। सर इसमें बाय आरडीडी आएगा ना? इसमें बाय आरडीडी आएगा, ऊपर बाय आरडीडी नीचे 2 आरडीडी, ऊपर बाय आरडीडी 1000 रुपया गेन और नीचे 2 आरडीडी, वही लॉस। और सर वो क्रेडिटर्स वाला है तो वो लायबिलिटी साइड में तो 25,000 ही दिखेगा ना उसका? मतलब न्यू बैलेंस शीट बोल रहा है? हाँ हाँ, न्यू बैलेंस शीट में तो सेम 1000 एडजस्ट करने का है वो तो यार तेरा मेमोरेंडम रिवाइल में हो रहा है ना, तो जो ऊपर डेबिट दे रहा है नीचे क्रेडिट भी दे रहा है ना, नलिफाई कर रहा है ना, तो बैलेंस शीट फिगर्स में कोई चेंज करना ही नहीं है। नया बैलेंस शीट में सब ओल्ड वैल्यूज सेम एज बिफोर, खाली रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझा कि नहीं? एंड सीए ना, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस से जितना भी आई हैव सीन स्टूडेंट्स एंड ऑल, the only thing that differentiates the student is regular studies. ये बाइबल है which most of the students ignore. तुमको रेगुलरली पढ़ाई करना ही पड़ेगा, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो फाइनल हो। जो फ्लंक होने का रीजन होता है या तुम्हारा अटेम्प्ट, कोई एक ग्रुप देने का सोचता है फिर सेकंड ग्रुप बाद में देता है, वो सबका रीजन 2 ही चीज होता है, फेल होने का रीजन भी। अकाउंट्स का आई एम टॉकिंग अबाउट, अकाउंट्स मॉड्यूल एंड प्रैक्टिस मैनुअल,